नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रह्मदेव यादव आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के रिस्पांस को देखकर, और बहुत हमारे ऐसे शुभचिंतक हैं जिन्होंने मुझे कमेंट्स भी किए हैं, साथ ही साथ फ़ोन करके भी मुझे अपना सुझाव दिए हैं। मैं उन लोगों को दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ मैं उन लोगों से आशा करता हूँ कि मुझे उनका मार्गदर्शन ऐसे ही मिलता रहे। साथियों, मुझे सभी लोगों से एक निवेदन भी है कि मान लीजिए आप कहीं भी पढ़ते हैं, कोचिंग करते हैं कहीं पर भी, या किसी दूसरे शिक्षक के पास पढ़ते हैं, आप लोगों से मेरा निवेदन है कि कम से कम मेरे वीडियो को एक बार जरूर देखिए, क्योंकि प्रत्येक वीडियो में प्रत्येक विषय को और वस्तु को बहुत ही बारीकी से समझाया गया है। एक भी चीज को रटाया नहीं गया है। हो सकता है आप देखेंगे आपको फायदा हो जाए, इसलिए क्योंकि मान लीजिए आप रट के 2-4 क्वेश्चन कहीं बना दीजिएगा, उससे आपको मैथ का ज्ञान नहीं हो जाएगा। मान लीजिए एग्जाम में ना आप 2-4 क्वेश्चन देंगे बना, लेकिन एग्जाम भी पास करना मुश्किल मतलब हो जाएगा, वैसे आपको ज्ञान तो होगा नहीं। सेकेंड बात, आपको एग्जाम भी पास करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसमें भी 50-50 का बात हो गया है कि 50 ऑब्जेक्टिव और 50 सब्जेक्टिव। कहाँ से करिएगा? ऑब्जेक्टिव रट लीजिएगा, सब्जेक्टिव कहाँ से? इसलिए जरूरी है कि कम से कम जो भी चैप्टर है वो चैप्टर क्या है, क्यों पढ़ते हैं, उसको बारीकी से हम लोग समझेंगे। तो चलिए, हम लोग पढ़ लिए थे वास्तविक संख्या को, और मैंने आपको बताया था कि वास्तविक संख्या में एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा अगर मेरे वीडियो को अच्छा से आप देख लिए तो चलिए एक बार हम जरा रिवीजन कर लेते थोड़ा सा ही, और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, हम लोग वास्तविक संख्या से स्टार्ट किए थे और बताया था मैंने सबसे पहले आपको अंक के बारे में 10 होता है, उसके बाद नेचुरल नंबर बताए थे, प्राकृतिक संख्या। देखिए, दोनों बोर्ड के लिए जरूरत है, चाहे बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई हो, बात तो वही रहता है। उसका इंग्लिश में, इसका हिंदी में है, तो हम प्रयास करते रहते हैं कि दोनों को एक साथ कवर हो जाए। और देखिए, प्राकृतिक संख्या हम लोग पढ़ लिए थे, जो गिनती की संख्या होती है उसको प्राकृतिक कहते हैं। दूसरा हम लोग पढ़े थे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या बोले थे कि जो प्राकृतिक संख्या में जब 0 को शामिल कर देंगे तो वही हमारा बनेगा पूर्ण संख्या। उसके बाद हम लोग पूर्णांक पढ़े हुए थे कि अगर पूर्ण संख्या में प्राकृतिक का ऋणात्मक यानी नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर को इंक्लूड कर दे, यानी शामिल कर दे, तब जो हमारा संख्या का समूह बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? पूर्णांक। उसके बाद हम लोग सम संख्या मतलब पढ़े थे, जो 2 से कट जाए, यानी जो 2 से क्या हो जाए? डिविजेबल हो जाए, उसे हम लोग सम संख्या कहे थे। जो नहीं होगा वो विषम होगा। उसके बाद हम लोग अभाज्य संख्या का भी मतलब बात किए थे कि जो किसी अदर नंबर से, किसी दूसरे नंबर से न कटे, उसको हम लोग कहे थे अभाज्य संख्या। उसके बाद हम लोग परिमेय संख्या भी मतलब पढ़े हुए थे कि जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, और P और Q क्या होना चाहिए? इंटीजर्स यानी पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है। फिर अपरिमेय पढ़े थे, जो परिमेय नहीं होगा उसे अपरिमेय। और परमेय संख्या और अपरिमेय मतलब अपरिमेय संख्या दोनों को जब मिलाएंगे, यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को, तो वही बन रहा था रियल नंबर। तो देखिए, हमारे पास कुछ क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन को आप लोगों के सामने शेयर कर रहे हैं। वादा है आप कहीं से देखिए, कोई भी बुक आपके पास एनसीईआरटी होगा, वैसे एनसीईआरटी में तो ऑब्जेक्टिव देता नहीं है, दिया नहीं है, लेकिन पूछने के लिए तो तुरंत ही मतलब पूछ देता ऑब्जेक्टिव। इसलिए मान लीजिए एनसीईआरटी आप पढ़ते हैं, बहुत मतलब ऐसे टीचर है माँ तो उतना बढ़ा के छोड़ देते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस के लिए कोई आप रेफरेंस, आप गाइड भी मतलब ले सकते हैं। उसके साथ और भी प्रैक्टिस सेट है, जैसे ब्रिलियंट का है और भी है, तो सबका आप लोग ले सकते हैं। और हम ऐसा बताएंगे, मान लीजिए जितना टॉपिक जिसको पढ़ाए हैं उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन आपको बता देंगे। उसके बाद आप कहीं से क्वेश्चन लिए, किसी गाइड का, किसी बुक का, गारंटी है एक एक क्वेश्चन आपको बनेगा। नहीं बनेगा तो हमको बताइएगा। चलिए, तो हम लोग पढ़ लिए थे। एक क्वेश्चन है कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं। देखिए, 4 ऑप्शन है। पहला है वास्तविक संख्या, दूसरा है अवास्तविक संख्या, तीसरा है विषम संख्या, और चौथा है अभाज्य संख्या। बताइए, फिर से एक बार बता रहा हूं कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के जो ग्रुप होगा उसको क्या कहेंगे, यानी परमेय संख्या और अपरमेय संख्या को मिलाने से कौन सी संख्या बनता है? क्या था? वास्तविक संख्या। हमने बताया हुआ था कि परमेय और अपरमेय को जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा? वास्तविक संख्या। चलिए, 2-4 क्वेश्चन है, कर लेते हैं। फिर इस पर कुछ और जरा बताना है कॉन्सेप्ट। उसके बाद जहां भी होगा ये हमारा वास्तविक संख्या को, उस पर और भी आधारित क्वेश्चन है, तो हम जितना थ्योरी बताएं उस पर आधारित जितना भी क्वेश्चन होगा, एक एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, क्या पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यक्त किया जा सकता है कि नहीं? देखिए,
पूर्णांक संख्या, मान लीजिए इसको कहते हैं संख्या रेखा, यहाँ पर लिख देते हैं 0 और इससे इधर होगा आपका नेगेटिव, जो हम लोग पूर्णांक में मतलब पढ़े हुए थे, और इधर हमारा जो होगा सो पॉजिटिव होगा, इधर हमारा जो होगा सो पॉजिटिव होगा। तो हम लोग पूर्णांक को मतलब पढ़े हुए थे कि ऐसे इधर हमारा पॉजिटिव इंटीजर था, इधर नेगेटिव था और बीच में 0 था। तो इसी को तो संख्या रेखा कहते हैं। संख्या रेखा पर इधर नेगेटिव उधर पॉजिटिव और बीच में 0 को जब रख देंगे उसी को तो संख्या रेखा कहते हैं। और पूछा गया है, देखिए बोर्ड के लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन कुछ है, हम उसको जिक्र कर रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो इसको हम लोग समझ गए कि क्या पूर्णांक संख्या को संख्या रेखा पर व्यक्त किया जा सकता है कि नहीं। यस करेंगे, ठीक है, हाँ किया जा सकता है। चलिए आगे है, प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में शून्य समेत ऋण संख्याओं को शामिल किया जाए तो क्या बनेगा। यानी प्राकृतिक संख्या में शून्य के साथ साथ नेगेटिव को भी जोड़ देंगे, यानी ऋणात्मक को भी जोड़ देंगे। तो अभी तो देख रहे हैं ना कि प्राकृतिक संख्या में 0 जोड़ दिए और उससे पहले क्या है, ऋणात्मक है। आप ही लोग बताइए, कम से कम वीडियो देख रहे हैं तो मन में रखिए इसका जवाब क्या होना चाहिए। जो व्यक्ति देखे होंगे उसको पक्का पता होगा। तो बताइए इस संख्या को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। ऑप्शन इसमें 4 गो है, कौन कौन है। पहला प्राकृतिक संख्या, दूसरा अभाज्य संख्या, तीसरा पूर्णांक संख्या और चौथा इनमें से कोई नहीं। क्या होगा बता दीजिए, क्या होगा, पूर्णांक संख्या। चलिए अगला है, संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का निरूपण होगा या नहीं। बताइए संख्या रेखा पर, तो संख्या रेखा पर पूर्ण संख्या नहीं है इधर का, यहाँ से यहाँ तक जो हमारा क्या है, प्राकृतिक संख्या है। जब 0 को मिला दिए तो इसी को तो पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि यहाँ तक जो मिला दिए तो हमारा पूर्ण संख्या तो बन ही गया, तो काहे ना कर सकते हैं। यानी इसको मतलब क्या कहते हैं, संख्या रेखा पर पूर्ण संख्या को निरूपित यानी अंकित कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला हमारा है, सभी प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह शून्य समेत को क्या कहते हैं। यानी जितना भी प्राकृतिक संख्या है उसमें 0 को मिलाने से जो संग्रह बनता है, समूह बनता है, उसे क्या कहते हैं। तो बताइए, जस्टे बोले क्या होता है, पूर्ण संख्या। गर्दा उड़ा देंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, वादा है। हम ऐसा इसी का नहीं, जितना भी टॉपिक होगा वादा कर रहे हैं, प्रत्येक टॉपिक का एक अच्छा सा वीडियो देंगे। और कुछ लोगों ने हमें कमेंट्स भी किए हैं कि जरा शॉर्ट वीडियो में मतलब रहेगा, या मतलब मान लीजिए 30-40 मिनट के अंदर में, और अच्छा से तो प्रयास कर रहे हैं सभी लोगों की बात को ध्यान में रखें। और आप लोग से क्वेश्चन शेयर कर देते हैं, एक हमारे दोस्त पूछे हुए थे तो जरा कह देते हैं, अगर मतलब मान लीजिए थोड़ा इंटरेस्टिंग वाला क्वेश्चन है बोल देते हैं। हमको पूछे हुए थे कि बिहार के ऐसे 2 मुख्यमंत्री का नाम बताइए, यानी चीफ मिनिस्टर का नाम, सीएम का 2 मुख्यमंत्री का नाम बताइए जिनका शादी एक ही दिन हुआ था। आप लोग सोचिए कि बिहार के ऐसे कौन 2 मुख्यमंत्री है जिनका शादी एक ही दिन हुआ था। तो एक था आपका लालू यादव और दूसरा है राबड़ी देवी। कुछ और टॉपिक है, कुछ और कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग क्लियर कर लेंगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए, एक चीज होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है, और उसको यूक्लिड विभाजन लेमा भी कहते हैं। ठीक है, दोनों में कुछ अंतर है। यूक्लिड विभाजन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, ठीक है, और इसको यूक्लिड विभाजन प्रेमिका भी कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं EUCLID, यूक्लिड डिवीजन। देखिए सीबीएसई वाले बच्चे भी समझ सकते हैं, इसलिए मैंने दोनों मीडियम में कवर करने का प्रयास कर रहा हूँ। वैसे हिंदी वाले भी है, अरे भाई इंग्लिश का जमाने है, हिंदी में कब तक पढ़िएगा, कम से कम इंग्लिश का अभी से भी प्रैक्टिस रहेगा। इंटर मैथ साइंस लीजिएगा तो समझ में आएगा, और हिंदी पढ़िएगा तो उतना नहीं, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश जानना जरूरी रहता है। यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। देखिए दोनों में कुछ अंतर है, ठीक है, उसको हम लोग बाद में बताएंगे। अच्छा चलिए, एक चीज हम लोग पहले देख लेते हैं, देखिए तब इसको समझाएंगे। जैसे देखिए, हम लोग अगर 9 से 19 में अगर हम लोग भाग देंगे, यानी 9 से 19 में अपन भाग देंगे तो कैसे लगाते हैं बोलिए। तो 9 को कितना टाइम्स गुना करेंगे, नहीं कितना बार गुना करेंगे, 18 होना चाहिए, 19 होना चाहिए या 19 से कम होना चाहिए। तो 2 बार में लगाएंगे, कितना होगा 18, यहाँ हो गया शेष 1 बच गया। चलिए दूसरा जैसे कि हम यहाँ करके देखते हैं, अगर 6 से हम लोग 12 में देख रहे हैं, ठीक है, तो कैसे लगता है, 6 को 2 से गुना करेंगे, कितना होगा 12, चलिए कट गया। अच्छा एक बात कहिएगा, छोटा भाग काहे दे रहे हैं,
एक बात यहाँ समझने की बात है, यहाँ देखिए अगर मान लीजिए बच्चा में हम लोग को भाग दे देता था और कहता क्या था कि आप इसे क्या कीजिए, प्रूफ कीजिए कि सही है कि गलत है, चेक कीजिए। तो एक बात जानिए कि 19 जो है अगर चेक करना रहेगा तो 19 लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इसको इससे गुना कर देते हैं क्या, यानी इसको 9 को किससे 2 से गुना करते हैं, इस शेष को जोड़ते हैं। आप जोड़ के देखिए 19 आपका हो जाएगा। इसी तरह इसमें देखिए 6 को किससे करेंगे गुना, 2 से गुना करेंगे और शेष नहीं कुछ है तो 0, इसको आप जोड़ के देखिए, यानी 6 दूनी 12 में 0 जोड़ेंगे 12 हो गया। और इसी तरह 9 में 2 गुना करेंगे, यानी 9 को 2 से 9 18 होगा, और फिर 1 करेंगे 19 हमारा हो जाएगा। इससे देखिए कुछ यहाँ पर सीखने की बातें समझा रहे हैं। इसको हम लोग जो कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं भाज्य। क्या कहते हैं, भाज्य। इंग्लिश में कहते हैं डिविडेंड, डिविडेंड कहेंगे। देखिए लिखने के लिए हम बाद में जो है तो वीडियो के लास्ट में हम डालिए देते हैं जो चीज आपको लिखना रहेगा उसको, क्योंकि अभी आप समझिए। इसको क्या कहेंगे, भाज्य कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे तो भाजक कहेंगे। इसको हम लोग कहेंगे भाजक, इंग्लिश में से कहते हैं डिवीजर। क्या कहते हैं इसको, डिवीजर। देखिए छोटा वाला लिखा गया DIVISOR, क्या है, बाद में हम लिखा देंगे अच्छा से। तो इसको कहते हैं डिवीजर। ई जो हमारा हो जाता है इसको हम लोग कहते हैं भागफल। क्या कहते हैं इसको, भागफल कहेंगे। और इंग्लिश में कोशिएंट कहते हैं, QUOTIENT, कोशिएंट। ठीक है, लिखा देंगे लास्ट में QUOTIENT, कोशिएंट। तो आप यहां से एक बात देख रहे हैं, ई क्या हुआ बताइए, भाज्य हुआ। भाज्य बराबर क्या हुआ था, तो इसको हम लोग कहते हैं भाजक, इसको कहते हैं भागफल। यानी भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल, प्लस क्या जोड़े हैं, शेष, यानी इसके बराबर हो गया। तो यहां से हमारा एक फॉर्मूला भी बन गया कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। यानी इंग्लिश में इसको कहेंगे तो मतलब क्या कहेंगे, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। और वहां यहां भी वही केस होगा, अगर 12 लाना रहेगा ये 12 को, तो 12 हुआ भाज, तो भाज बराबर क्या लिखेंगे, भाजक। 6 क्या है, भाजक है नहीं, भाजक, और मतलब ये क्या हुआ, भागफल, ये क्या हुआ, शेष। तो भाजक गुने भागफल प्लस शेष, यानी भाजक गुने भागफल प्लस शेष कीजिएगा तो क्या बनेगा, वो हमारा भाज्य बनेगा। ठीक है, तो यहां तक हम लोग समझ गए कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेष। एक बात देखिए, और जैसे यही सब है, देखिए इसमें जैसे हुआ, इसी तरह अगर मान लीजिए बी कोई नंबर है, उसको ए से हम लोग डिवाइड, बहुत लोग इसको याद किए रहता है, समझ में नहीं करता क्या है, सुन लीजिए। जैसे मान लीजिए ए से हम लोग भाग देंगे बी में, ए से बी में देंगे भाग, तो मान लीजिए अगर क्यू से लगा, जैसे यहाँ पर 2 से लगा ना, अगर क्यू से लगा और आर हमारा शेष हो गया, आर क्या हो गया, हमारा शेष हो गया, इसको हम कैसे लिखेंगे, जैसे आप इसको लिखे ना 12 बराबर मतलब यहाँ वाला और यहाँ वाला गुना किया प्लस नीचे वाला को जोड़े, इसको भी इसको कीजिएगा गुना, क्योंकि ये क्या हुआ, भाजक, और ये क्या है, भागफल प्लस शेष। यानी बी बराबर क्या लिखेंगे, बी बराबर ए क्यू, यानी ए क्यू प्लस आर। इसी को हम लोग कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, यानी बी बराबर ए क्यू प्लस आर। देखिए तो एक बात बताइए, एक चीज और है, कभी कभी आप देखेंगे यहाँ पर एक बार कि आर का जो वैल्यू होगा वो किससे होगा बड़ा, आर का वैल्यू जो होगा तो 0 या 0 से बड़ा होगा, और छोटा किससे होगा, बी से। कहिएगा नहीं आया समझ में, सुन लीजिए। आप जो यहाँ से 6 से 12 में भाग दिए थे, अथी 9 वाला से, देखिए उस वाला देखिए 9 से अगर आप 19 में भाग दिए थे तो यहाँ पर शेष कितना बचा था बताइए, एक बात गौर कीजिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पर 8 शेष बच जाता, और अगर 8 नहीं होकर अगर 9 बचता, तो क्या ये सही है, गलत होता, क्योंकि 9 नहीं बचना चाहिए, जितना ई रहेगा उतना ही संख्या नहीं होना चाहिए। कहिएगा काहे कि ई अगर 9 हो जाएगा तो एक बार तो और कट जाएगा, 9 का 9, यानी 9 रहने पर एक बार और कट जाएगा, पूरी भाग नहीं हुआ। इसका मतलब हुआ कि यहाँ 9 से छोटा होना चाहिए। 8 अगर रहेगा तो 8 शेष हो जाएगा, लेकिन 9 रहेगा तो 9 शेष नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पर 8 हो सकता है, यानी 9 से छोटा ही होगा,
या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा किससे छोटा होगा, 9 से छोटा। रिमाइंडर कभी भी यहाँ पर जो शेष होता है कभी निगेटिव आया है, कभी नहीं आया है, यानी इसका वैल्यू जो होगा तो कभी भी होगा 0 हो सकता है। जैसे यहाँ कट गया तो कुछ नहीं तो 0, यानी 0 या 0 से बड़ा होगा और b से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, 0 या 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। चलिए तो ये हुआ। अच्छा एक चीज देखिए, इसका एक और काम है, ये जो फॉर्मूला बनाया है यहाँ से भाग मतलब 900 भी निकलता है इसका। देखिए यूक्लिड विभाजन लेमा जो है इसका प्रयोग क्या होता है सो बता रहे हैं। इसका प्रयोग दो संख्याओं का यानी दो मतलब धनात्मक पूर्णांकों का 900 निकालने के लिए किया जाता है, एचसीएफ निकालने के लिए। जैसे देखिए एक नंबर हम लोग लेते हैं कि 25 लेते हैं, ठीक है, और 84 लेते हैं, ठीक है, 25 और 84 दो नंबर लेते हैं, उसका हम लोग को 900 यानी एचसीएफ निकालना। क्या निकालना है, एचसीएफ। तो यूक्लिड विभाजन लेमा जो है इसी सब मतलब फॉर्मूला से कह रहा है कि निकालिए। तो कैसे निकालते, यही फॉर्मूला दिया हुआ है, इसी फॉर्मूला से आप इसको निकाल सकते हैं। कैसे मतलब निकाल सकते हैं, तो कह रहा है कि पहले जो छोटा है उससे बड़का में भाग दीजिए, यानी छोटा से बड़ा में भाग। तो इन दोनों में छोट को नहीं ना, तो 25 से हम लोग भाग देंगे, किसमें, 84 में। 25 से लगाएंगे, कितना से लगेगा, 25 तिया 75 लगता है, आप देखिएगा लगा के, 25 तिया 75 और कितना बचेगा, मतलब यहाँ पर रिमाइंडर होगा तो 14 में से 5 जाएगा 9 हो मतलब होगा, और ये हमारा 7 होगा, कट जाएगा। ठीक है, यानी एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ जो इस नियम से चलेंगे, यानी पिछला को बराबर करेंगे, एक दोनों को मतलब गुना करके प्लस निचल का जोड़ के, तो बताइए 84 बराबर क्या होगा। तो 84 बराबर क्या लिख सकते हैं, 25 गुने 3, 25 गुने 3, आप प्लस क्या लिख देंगे, 9। ठीक है, तो आप 25 को 3 से गुना कीजिए, 9 जोड़िए आपको 44 हो गया। अब यूक्लिड विभाजन लेमा ये भी मतलब कह रहा है एक चीज, अब जो है इस 25 को 9 से भाग दीजिए, 25 को 9 से, यानी 9 से भाग दीजिएगा 25 में, तो कितना होगा, 9 तिया 27 तो नहीं होगा, 9 दूनी कितना होगा, 18 लगेगा, 18 7 25। तो आप देखिए 25 बराबर क्या लिख सकते हैं आप, 9 गुने 2 यानी 9 इंटू 2 और प्लस 7 कर सकते हैं इसको। अब फिर जो होगा आप क्या कीजिएगा, 9 को डिवाइड, यानी यहाँ वाला जो रहेगा भाजक उसको शेष से डिवाइड करते रहेंगे, यानी 7 से 9 को करेंगे मतलब डिवाइड, तो 7 1 जा 7 लगेगा, 9 माइनस 7 कितना हुआ, 2 हुआ, यानी 9 को हम लोग लिख सकते हैं, 9 को 7 गुने 1 प्लस 2 लिखेंगे। अब फिर इस 7 को किससे करेंगे भाग, 2 से, 7 को करेंगे 2 से, 2 तिया 6 होगा, 7 में 6 गया 1, इसको क्या लिखेंगे, तो 7 इक्वल टू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 प्लस 1 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इस 1 से भाग देंगे 2 में, शेष से भाजक में, तो 1 दूनी 2 हमारा कट जाएगा, यानी कि 2 बराबर होगा 1 गुने 2 प्लस कितना, अब शेष नहीं बचा है तो कितना हो गया, 0, यानी कि हमारा 900 यहाँ वाला संख्या हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। तो इसमें हम लोग क्या देखे हैं कि इस नियम का यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग जो हम लोग करते हैं तो किस लिए करते हैं, तो दो धनात्मक संख्याओं का यानी दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ निकालने के लिए, यानी एचसीएफ मतलब 900 निकालने के लिए। ठीक है, तो इतना बात हम लोग समझ लिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पर भी चलेंगे, उससे पहले एक दो बात और है, समझ लीजिए, उसके बाद पूरे खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग इस पर आधारित जितना क्वेश्चन होगा सो करेंगे। देखिए अच्छा एक ही, कल हम लोग संख्या पढ़े थे, सम संख्या। तो सम संख्या क्या सब था, 2 था, 4 था, 6 था, 8 था, 10 था, 12 था, जो भी था। ठीक है, ये सब संख्या हमारा था सम संख्या। अच्छा एक बात देखते हैं, 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2, 4 को क्या 2 गुने 2 लिख सकते हैं, 6 को भी 2 गुने 3 लिख सकते हैं, 8 को भी 2 गुने 4 और 10 को भी 2 गुने 5, 12 को भी 2 गुने 6। यानी एक चीज आप देख रहे हैं, सब में क्या आ रहा है, 2 क्या आ रहा है, कॉमन, सब में 2 हम लोग कॉमन ले सकते हैं, सब में आएगा, सम संख्या होगा 2 से कटेगा 2 कॉमन आ जाएगा।
इसलिए हम लोग सम संख्या को कैसे लिखेंगे? 2 3 की जगह पर कुछ भी आते रहेगा। मान लीजिए m में मान लेते हैं इसको, या 2qa मान लेते हैं, कुछ भी, तो सम संख्या को किसके रूप में लिख सकते हैं? 2 गुने, आप फिर m लिखिए, q लिखिए, कुछ भी, यानी 2m के फॉर्म में, या 2q, जो कुछ भी कहिए, यहाँ अपने मन से आप रख सकते हैं कुछ भी, यानी 2m के रूप में लिख सकते हैं। एगो बात और बताइए, जैसे 2 4 से अगला क्या है? 5 है ना, तो 5 क्या है? सम 2 गुने करेंगे, 2 गुने 2 प्लस 1, यानी अगर सम संख्या में 1 जोड़ दे तो क्या बनता है? विषम संख्या। सम संख्या में 1 जोड़ते हैं, क्या बनता है? विषम संख्या। जैसे कि 6 है, 6 में 1 जोड़ेंगे, क्या हुआ? 7, 7 क्या हुआ? विषम संख्या। 7 को कैसे लिखेंगे? 2 गुने 3 प्लस 1, यानी 2, और इसके जगह पर m दिए तो 2m प्लस 1। अगर q लिखेंगे तो 2q प्लस 1, क्योंकि इतना तक तो हमारा हो गया सम संख्या, और सम संख्या में 1 जोड़े तो क्या हो गया? विषम संख्या। तो जब भी बात आएगी ये सम संख्या और ये सब, तो हम लोग समझ जाएंगे कि सम संख्या को कैसे लिख सकते हैं और विषम संख्या को कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे जाएंगे। बस एक टॉपिक हल्का सा और है। देखिए, एक बात जानते हैं हम लोग, एक पढ़े हम लोग परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, और एक क्या हम लोग पढ़े हैं? अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो देखिए एक मिनट, अपरिमेय संख्या देखिए, एक बात समझिएगा, जब भी 2 परिमेय का हम लोग जोड़ करेंगे, घटाव करेंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे, कुछ भी कीजिएगा, तो 2 परिमेय का जोड़ कीजिएगा, पक्का परिमेय होगा। आप करके देखिए, 9 क्या है? परिमेय है। 9 बट्टा, अगर 5 भी हम लोग दे दिए, क्या है? परिमेय है। इसमें और कोनो परिमेय हम लोग जोड़िए, सब क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। 0 है परिमेय, 2 जोड़ेंगे, क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। अच्छा, एगो बात देखिएगा, बहुते को इसमें थोड़ा मतलब रहता है कि भिन्न और परिमेय में क्या अंतर है, बहुत तो इस बात को नहीं समझता। देखिए, जब भिन्न पहले से था तो परिमेय कहे आया, और जब परिमेय आया तो भिन्न क्यों था पहले से? एक एक चीज 2 बार रहने का क्या मकसद है? तो देखिए, भिन्न जो होगा, भिन्न का मतलब होता है अंश बट्टा हर। क्या होता है? अंश बट्टा हर होता है। यानी जैसे 3/4 है, तो ये क्या हुआ? भिन्न भी है और परिमेय भी। लेकिन ये 5 अगर बोल देंगे तो 5 क्या है? परिमेय संख्या, लेकिन भिन्न नहीं है। कहिएगा 5 को तो 5/1 लिख सकते हैं, लिखेंगे तब ना। लेकिन अगर वैसे लिखे हैं तो 5 क्या है? हमारा भिन्न है, सॉरी भिन्न नहीं, परिमेय संख्या है, लेकिन क्या है? भिन्न में। देखिए, भिन्न का मतलब ये होता है बंटवारा। जैसे 3/4 का मतलब होता है, जैसे हम आपको मतलब इसमें परिमेय संख्या बताए थे, 3/4 का मतलब क्या हुआ? 3 को आप 4 भागों में बांटिए, भिन्न का मतलब बंटवारा। तो 3 को 4 भागों में बांट दीजिए, वही हमारा हो गया फ्रैक्शन, या उसको इंग्लिश में मतलब फ्रैक्शन कहते हैं, हिंदी में भिन्न कहते हैं। लेकिन अगर हम 4 दे दिए तो 4 को किससे बांटिएगा भाई? कुछ बांटने की बात ही नहीं है, तो काहे होगा मतलब ये भिन्न। इसलिए भिन्न किसको कहते हैं? याद रखिएगा, ये सब बेसिक पॉइंट सब है कुछ। इसको हम लोग भिन्न नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये भिन्न हो सकता है। ठीक है, तो हम थे यहाँ पर कि 2 परिमेय संख्या को जब हम लोग जोड़ेंगे तो क्या होगा बताइए? परिमेय संख्या होगा। 2 परिमेय संख्या का जोड़ो परिमेय, घटाव करिए फिर भी परिमेय, गुना कीजिए फिर भी परिमेय, भाग कीजिए फिर भी परिमेय। लेकिन जब अपरिमेय वाला बात आएगा, अपरिमेय को अगर अपरिमेय के साथ जोड़ेंगे तो बात कह नहीं सकते, क्योंकि कहिएगा काहे नहीं? तो अगर अपरिमेय में अगर हम लोग अपरिमेय को जोड़ेंगे तो इसमें परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी दिखा देते हैं। जैसे √3 और -1 एगो परिमेय है, दूसरा है -√3 और -1 या +1, कुछ भी कहिएगा कि भाई इसको जोड़ के दिखाइए। तो जब भी यहाँ पर जोड़ेंगे तो आप ही बता दिए, प्लस माइनस होकर लास्ट में हमारा होगा माइनस हो जाएगा। यहाँ पर प्लस माइनस जब भी अगर इसमें मान लीजिए जोड़ेंगे तो √3 -1 होगा, फिर प्लस माइनस होके माइनस, और फिर प्लस माइनस होके माइनस, यानी √3 -1, ये √3 कट गया, और -1 -1 हमारा कितना हो गया? -2। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 10वें वाला का है, चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और भी कंपटीशन के मतलब तैयारी, सब में ये क्या है? आएगा ही। ठीक है, तो देखिए संख्या तो सब क्लास में, पहला से लेकर 10वां तक सब क्लास में, इसलिए बेसिक चीज है, मतलब जरूरी है। देखिए इसलिए पहला, अच्छा इसमें देखिए, तो इसमें 2 अपरिमेय को जब भी हम लोग जोड़े तो क्या हो गया? यहाँ पर परिमेय, लेकिन आपको दिखाएंगे √3 क्या है? अपरिमेय। √5 क्या है? √5 भी हमारा
अपरमेय, दोनों को जोड़ के देखिए तो अपरमेय हो गया। तो कहिएगा यहाँ पर जोड़े तो परमेय हो गया, यहाँ पर जोड़े तो अपरमेय। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी दो अपरमेय को हम लोग जोड़ेंगे तो परमेय भी हो सकता है या अपरमेय। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो दोनों ऑप्शन होगा, परमेय या अपरमेय। आप देखिए जब भी घटाइएगा सेम बात है, परमेय या अपरमेय दोनों हो सकता है। यानी √3 - 1 है और यहाँ पर √3 + 1 है, दो परमेय मतलब है, सॉरी अपरमेय अलग अलग है। जब भी घटाएंगे तो यहाँ साइन लगाएंगे आपका, यानी √3 - 1, इसको घटाएंगे तो -√3 - 1। याद रखिएगा जब घटाते हैं साइन क्या होता है, बदल जाता है, यानी प्लस है तो माइनस मतलब हो जाएगा। √3 कट गया, फिर भी हमारा -2, घटाएं तो क्या हो गया यहाँ पर अपरमेय। लेकिन आप दो संख्या जो है जैसे √3 है और √5 को या कोई भी और ले लीजिए, √11 ले लीजिए, कुछ ले लीजिए, घटाइए क्या होगा, अपरमेय रह गया। यानी दो अपरमेय संख्या का जोड़ हो घटाव हो क्या होगा, अपरमेय। सेम गुना के केस में भी है, गुना के केस में भी ऐसे ही होगा, दो अपरमेय का होगा। ये सब याद रखिएगा सही से। √3 - 1 रहे अगर, नहीं तो आपको कहेगा, देखिए आप कहिएगा खाली एक एग्जाम्पल लेते हैं तो देखिए √3 - ये है, ठीक है, और यहाँ पर √2 + 1 हो जाए, गुना कीजिए a + b × a - b के फॉर्म में है, क्या होगा a² - b², यानी √2 के स्क्वायर -1 के स्क्वायर। तो √2 के स्क्वायर करेंगे 2 और -1 के स्क्वायर करेंगे 1, दो में से एक जाएगा, एक हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि इसका भी गुना और सेम भाग के केस में भी करेंगे ऐसे। √3 और अगर 12 को मल्टीप्लाई करिए, सॉरी 12 को नहीं, अगर मान लीजिए 7 को मल्टीप्लाई कीजिए, पक्का आपका क्या होगा, अपरमेय होगा। कहिएगा भाग करके दिखाइए, एगो 2√3 है, एगो मान लीजिए 4√3 है, 4√3 अलग अलग है दोनों। इसको भाग के √3 कट गया, 2/4 1/2 हमारा आंसर हो गया परमेय। लेकिन अगर इसी तरह से रूट अगर 33 रहेगा और रूट अगर 52 को आप डिवाइड करके देखिए, ठीक है, तो ये भी हमारा अपरमेय हो जाएगा। यानी कहीं क्या था, ऐसे समझिए सिंपल में, इतना एग्जांपल आपको समझाने के लिए दिए हैं। दो परमेय देगा, उसका जोड़ घटा गुना भाग सब क्या होगा, परमेय होगा। और दूगो अगर अपरमेय दे दे तो इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, जोड़ दे गुना दे कुछ भी दे, घटाओ दे, कहिएगा परमेय भी मतलब हो सकता है और अपरमेय दोनों हो सकता है। मतलब परमेय और परमेय दोनों हो सकता है, हम कह नहीं सकते हैं। लेकिन जब एगो परमेय या एगो अपरमेय रहे तो पक्का है क्या होगा, अपरमेय। गंगा नदी में आप कितनों शुद्ध पानी दे, अगर मान लीजिए कोई डबरा सा है, यानी कोई कुआं सा जिसमें क्या गंदा पानी है, गंगा जल ही उसमें क्यों नहीं आप डाल दीजिए, वही गंदा हो जाएगा। इसलिए परमेय में थोड़ा भी अपरमेय मिक्स कर दीजिएगा, गुना हो जोड़ हो कुछ भी, सब क्या बन जाएगा, अपरमेय। याद रखिएगा, गंगा वाला दिमाग में रखिएगा कि मान लीजिए ये गंगा है, इसमें थोड़ा सा आप दूषित जल या कुछ भी दे दीजिए, क्या बन जाएगा, अपरमेय। एक ही पॉइंट आपको ज्यादातर पूछेगा। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे और जल्दी में आपको क्वेश्चन कंप्लीट करा देंगे, ठीक है। और सभी विषय का आप लोग का कमेंट आ रहा है। तो एक दीपक जी हैं, वो MA कर रहे हैं हिंदी से, बहुत ही अच्छे हैं। इससे पहले ग्रुप में भी वो मतलब पढ़ा रहे थे, तो उनको हम बोले हैं और वो अच्छा से कंटेंट तैयार करके लाएंगे और प्रत्येक टॉपिक पर देंगे। उसको मैथिली और हिंदी के लिए बोले हुए हैं, तो आएंगे, क्योंकि बहुत ऐसे छात्र हैं जिनका हिंदी सब आती है, मैथिली सब है, उसको भी करेंगे और भी समय मिलेगा हम कर। देखिए पहला क्वेश्चन है, दो धनात्मक पूर्णांक। देखिए आप लोग के पास कोई भी मतलब बुक होगा, आप किसी भी बुक उल्टा कर देखिएगा, नहीं बनेगा तो हमको कहिएगा, ठीक है। और अगर होगा कोई रेफरेंस बुक या कोई मतलब सेट हुआ गाइड हुआ, कुछ से भी जिससे भी आप पढ़ते हैं बना के देखिएगा, 100% गारंटी है। अगर मेरी वीडियो को पूरा देख लिए एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए यदि a बराबर bq + r हो, a बराबर bq प्लस क्या हो, r हो, तो 4 को कंडीशन दिया है, क्या क्या हो सकता। पहला कंडीशन दिया है कि 0 से बड़ा r, ये भी है, यानी 0 से बड़ा r है, उससे बड़ा b है, पहला है। दूसरा कंडीशन आप लोग मने में जवाब रखिए, ठीक है, और कहिएगा। तो 1 से बड़ा r है, उससे बड़ा क्या है, b है। और एक क्वेश्चन है कि 0 से बड़ा क्या है, r है, और बड़ा और बराबर b है। और एक लास्ट ऑप्शन है कि 0 से बड़ा क्या है, 0 या 0 से बड़ा, इसको या पढ़ते हैं 0 भी हो सकता है। और दूगो मुंह देखिए, बड़का छोटका में दिक्कत होगा, तो दूगो मुंह मतलब जिधर होगा ये दूगो मुंह, उसको हम लोग बड़ा कहेंगे। यानी इससे ई बड़ा है r और ई है b से छोटा, तो कौन ऑप्शन होगा, पहले ही बताए हम लोग कि r मतलब शेष जो होगा या तो 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से हमेशा छोटा होगा, ये हमारा ऑप्शन होगा, ठीक है।
अगला देखिए है कि अगर पूर्णांक b a से पूर्णतः विभाज्य है, यानी पूर्णांक b जो है तो a से, यानी b जो है मान लीजिए b a से क्या है पूर्णतः विभाज्य है, तो b को क्या कहेंगे, भाज्य न कहेंगे, पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या कहेंगे, ऑप्शन है भाज्य है, भाजक है, प्राकृतिक संख्या है, क्या बोलेंगे उसको, भाज्य बोलेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि 0 किसी भी पूर्णांक को विभाजित कर सकता है कि नहीं। ठीक है, यानी 0 किसी पूर्णांक को, मान लीजिए यहाँ पर पूर्णांक हम कुछ छोड़ रख देते हैं जो भी मन है, तो क्या 0 किसी पूर्णांक को विभाजित कर सकता है कि नहीं। हमने इससे पहले आपको बताया था कि 0 जो होगा तो किसी संख्या को विभाजित नहीं करेगा, क्योंकि 0 से हम किसी भी संख्या में जब भाग लगाएंगे तो लगवे नहीं करेगा, क्योंकि 0 को कितनों बार हम नहीं पढ़ेंगे, मतलब कितनों बार पढ़ेंगे तो हमको 9 क्या होगा, नहीं आ सकता है। इसलिए 0 से किसी भी संख्या को विभाजित नहीं किया जा सकता है, इसका ऑप्शन होगा नहीं। अगला क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग होता है। मैंने पहले ही आपको बताया था कि यूक्लिड विभाजन जो a बराबर बी क्यू प्लस आर जो था, इसका प्रयोग किस लिए होता था, तो दो पूर्णांक संख्याओं का मौसो निकालने के लिए, यानी एचसीएफ निकालने के लिए। इसमें क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन क्या है, 2 धनात्मक पूर्णांकों का मौसो निकालने के लिए, 2 धनात्मक का लौसो निकालने के लिए, और 3 धनात्मक का मौसो और 3 धनात्मक का लौसो निकालने के लिए। तो एक ही ऑप्शन होगा कि 2 धनात्मक पूर्णांकों का मौसो निकालने के लिए। आप लोग ऐसे ही प्रयास कीजिएगा और सारे क्वेश्चन को देखिएगा कैसे हिलता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है। आपको मैंने बताया था कि 2q के रूप में क्या होता है, सम संख्या, यानी सम पूर्णांक, और एक जब इसमें जोड़ देंगे तो बन जाएगा विषम संख्या, यानी सम संख्या हम जब एक जोड़ देंगे क्या बन जाएगा, विषम संख्या। और विषम संख्या हम किसके रूप में लिखते हैं, 2q प्लस 1 के रूप में। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी समझ गए, देख रहे हैं ना, सब बन जाएगा, एक भी छूटेगा नहीं। प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक किस रूप का होता है, तो इसमें ऑप्शन में दिया है 2q के रूप में, एगो दिया है 3q के रूप में, एगो दिया है 2q प्लस 1 के रूप में, एगो दिया 3q प्लस 1 के रूप में। तो आप बताइए सम पूर्णांक को किसके रूप में लिख सकते हैं, 2q के रूप में, यानी 2 के गुना मतलब फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्पीड से जरा कर देते हैं, क्योंकि जब बार की थ्योरी को बताएं तो कंप्लीट ये है कि ऑप्शन क्वेश्चन आपको बनेगा ही। इसीलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किन पूर्णांकों के लिए लागू किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, एक बात यहाँ पर है, क्योंकि बता दिए थे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और यूक्लिड विभाजन लेमा, और लेमा को मतलब हिंदी में कहते हैं प्रमेयिका। ठीक है, तो प्रमेयिका जो है, प्रमेयिका, तो दोनों में क्या है, अंतर है, लगभग दोनों को लोग एक ही बात कहता है। लेकिन एल्गोरिथम जो होता है, एल्गोरिथम कहते हैं कि शून्य को छोड़ के अगर सभी पूर्णांकों के लिए अगर मौसो निकालने की बात होगी तो उसको कहेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। लेकिन लेमा होता है कि केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए, केवल धनात्मक, यानी केवल धनात्मक पूर्णांक के लिए यूज होगा, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, प्रमेयिका। यहाँ जो लिखा है ना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो उसको कहेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, इसको लेमा भी कहते हैं। लेमा मतलब होता है कि ये ऐसा नियम है जिसको पहले प्रूफ किया जा चुका है, हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए अगला है जिस पर दूसरा, हाँ ठीक है, तो इसमें 12 का है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किन पूर्णांकों के लिए लागू किया जाता है, तो क्या होगा, शून्य को छोड़कर सभी पूर्णांकों के लिए। ठीक है, शून्य को छोड़कर सभी पूर्णांकों के लिए लागू होगा, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होगा। ठीक है, और अगला है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का किन पूर्णांकों के लिए संभव है। एक बात बोले हैं कि 0 को छोड़कर केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए, अगर प्रमेयिका की बात करें तो हम केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए बोलेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए, 2 धनात्मक पूर्णांक a और b का एचसीएफ सबसे बड़ा। देखिए एक चीज समझ लीजिए, ये भी कॉन्सेप्ट है, तो हम लोग जरा बढ़ जाएंगे स्पीड से और खत्म कर लेते हैं। आज जितना टाइप है उसका सब ऑब्जेक्टिव, मतलब क्या क्या पूछ सकता है एग्जाम में, इससे बाहर एक भी नहीं रहेगा, देख लीजिएगा। देखिए इसमें तो हम लोग जानते हैं कि अगर 2 संख्या का एचसीएफ हमारा जो संख्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, इससे दोनों संख्या कट जाएगा, पक्का है। यानी एचसीएफ छोटका संख्या होता है। आप देखेंगे एलसीएम जब 2 संख्या का निकालिएगा तो बड़ा आएगा दोनों संख्या, या उसके बराबर, एगो मतलब बड़का का बराबर होगा,
या क्या होगा, उस दोनों संख्या से बड़ा होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि HCF इसका 2 होगा, लेकिन LCM कितना होगा 4। तो आप क्या देख रहे हैं कि दोनों संख्या से इसको काट रहे हैं, यानी LCM को हम दी गई दोनों संख्या से विभाजित कर सकते हैं, यानी भाग लगा सकते हैं। लेकिन जो आपका HCF निकलेगा यानी कि 900 निकलेगा, उससे जो है ये दोनों संख्या कट सकता है। ठीक है, यानी फिर से इसमें समझिए कि 900 को जो है ये संख्या विभाजित, सॉरी ये दो संख्या को 900 क्या करेगा, विभाजित कर देगा इस संख्या को, लेकिन 900 जो आएगा तो इसी संख्या से विभाजित हो जाएगा। यानी छोटा आएगा, छोटका इस दोनों को काट देगा, लेकिन बड़का जो आएगा तो ये दोनों जो है इस बड़के को काटेगा। यानी दोनों संख्या दिया रहेगा तो बड़ा को दोनों संख्या का भाग इसमें लग जाएगा। इसमें कह रहा है, देखिए क्वेश्चन क्या है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी का HCF बड़ा पूर्णांक डी है, यानी ए और बी का HCF कह रहा है डी है। तो क्या कर रहा है, HCF कहा गया डी है, तो डी के द्वारा विभाजित होगा। तो डी के द्वारा कौन कौन विभाजित होगा, ये दोनों होगा ए और बी। अभी जस्ट बोले हैं कि 2 और 4 को मान लीजिए कोई नंबर है, उसका HCF 2 है, तो 2 से कौन कौन कटेगा, ये दोनों कटेगा। लेकिन अगर LCM की बात करें, LCM दे दिया जाए तो ये दोनों नंबर से LCM ही कट जाएगा। ठीक है, अगर वैसा आएगा तो लिख सकते हैं। अगला देखिए है कि दो धनात्मक पूर्णांक C और D, यानी कि C और D है, C और D, जिसमें C बड़ा है D से, C बड़ा है D से, तो भागफल और कह रहा है कि भागफल Q है। अच्छा से लिख देते हैं, लिखाई वो नहीं करेगा। देखिए क्वेश्चन, देखिए दो धनात्मक पूर्णांक C और D, यानी कि C और D दिया है, और C से बड़ा क्या है, D है। C से बड़ा क्या है, D है। और एक चीज देख लीजिए ध्यान से, आप लोग भी देखते रहिए। और भागफल Q है, भागफल हमारा Q है, और भागफल Q है और शेषफल R है। शेषफल R है, जहां 0 से बड़ा है R, 0 से बड़ा या बराबर R है, उससे बड़ा D है, उससे बड़ा क्या है, D है। तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य होगा, तो आप बता दीजिए। दो पूर्णांक, तो इसमें दिया है, आपको ऑप्शन देगा, इसमें ऑप्शन लिखना पड़ेगा समझाने के लिए। देखिए क्या क्या है, Q बराबर CD प्लस R, Q बराबर है CD प्लस R है, Q बराबर CD प्लस R। दूसरा है C बराबर DQ प्लस R, DQ प्लस R। D बराबर CQ प्लस R, D बराबर CQ प्लस R होगा, D बराबर CQ प्लस R। और अगला है R बराबर CD प्लस Q, R बराबर CD प्लस Q। तो एक बात हम लोग जानते हैं कि कभी जो R यहाँ पर E क्या है, भागफल है हमारा, Q का मान क्या दिया है, भागफल है ना, हाँ Q है भागफल। देखिए E हमारा भागफल है, ठीक है, शेष दिया है। तो कभी भी आप जानते हैं कि शेष क्या होता है, लास्ट में जुड़ता है, लेकिन इसमें जुड़ा नहीं है। ये ऑप्शन हमारा पहले हो गया खत्म। और 3 ऑप्शन है, तो आप देखिएगा ये दो नंबर क्या है, C और D है, C और D है। और एक दीजिए C क्या है, छोटा क्या है, बड़ा है, 2 को मुंह है तो बड़ा है, यानी बढ़ के ना होगा यहाँ पर, उसको डिवाइड करेंगे किससे, D से। याद रखिएगा, देखिए तरीका घुमा देगा आपको, लेकिन घूमिएगा नहीं। देखिए मतलब ये क्या है कि D से जो बड़ा होगा उसी को देंगे भाग, C बड़ा है तो C को भाग दिया D से, और यहाँ पर Q आएगा, यहाँ R आएगा, इसलिए दिया है कि 0 से बड़ा R है और D से छोटा, मतलब इससे नहीं होता है छोटा। यहाँ जो नंबर आता है उससे शेष क्या होता है, उसके बराबर, या सॉरी इसके मतलब बराबर नहीं, इससे मतलब छोटा होता है या 0 के बराबर होता है। तो आप समझिए D बराबर अगर ऐसे रहेगा तो C बराबर फॉर्मूला क्या होगा, तो DQ प्लस R है, C बराबर DQ प्लस R, ये हमारा ऑप्शन होगा और सही मतलब होगा ये। ठीक है, अगला है जो बड़ा बनना है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि दो धनात्मक पूर्णांक C और D है, दो धनात्मक पूर्णांक C और D है, जिसमें C से बड़ा क्या है, C बड़ा है D से। तो HCF क्या होगा, अगर शेषफल कह रहा है 0 है, यानी शेषफल बढ़ाइए, मतलब कह रहा है 0 है, इसका मतलब आप ही बताइए कि बड़ा वाला कौन है, C है बड़ा, C है बड़ा, क्योंकि C से बड़ा कह रहा है D है, तो C बराबर क्या होगा बताइए। C को भाग देंगे छोटका से, छोटका मतलब कौन है, ये हमारा D है, तो C को भाग देंगे D से, तो D से जो मतलब भाग देंगे तो
यहाँ पर लिखेंगे डी, गुने जितना मर्तबे कटता है इसको न लिखते हैं क्यू वाला, अब प्लस आर जो होता है, तो यहाँ पर अगर ये 0 हो जाता है तो जितना से कट गया वही हमारा एचसीएफ होगा। अगर मान लीजिए 6 से 12 में दे मतलब दे रहे हैं, 2 6 और 12 का है, 6 दूनी 12 हो गया, कट गया। अब मान लीजिए कट गया, इसको कैसे लिखेंगे 12 बराबर, तो 12 बराबर 6 गुने 2 लिखेंगे, अब प्लस 0 लिखेंगे शेष, तब पहले वाला होता है एचसीएफ, तो पहले वाला 6 हो गया, तो इसलिए यहाँ पर डी को ना लिखेंगे सबसे पहले छोटका वाला। ऐसे शॉर्टकट में याद रखिए, जब 2 संख्या दिया है और शेषफल 0 दिया है तो छोटका जो संख्या होगा वही हमारा, मतलब इसमें जो होगा, सॉरी छोटका ये नहीं है, यानी छोटा संख्या जो होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा एचसीएफ होगा, डी होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, 2 धनात्मक पूर्णांक क्या है, सी और डी, सी और डी है, और इसमें कह रहा है क्या है, तो सी बड़ा है डी से, सी बड़ा है क्या डी से, और कह रहा है कि शेष इसमें 0 नहीं है, शेष 0 नहीं है, तो एचसीएफ कह रहा है दोनों को निकालने के लिए सी और डी का क्या होगा। तो ध्यान दीजिए एक बात, जैसे हम 9 से भाग देते हैं 18 में, 9 से किस में भाग देते हैं 18 में, सॉरी 19 में दे दीजिए, तो 9 दूनी 18, एक शेष अगर बच गया, अब कहेगा 9 और 19 का अगर मान लीजिए एचसीएफ निकालने के लिए आपको दे दिया जाए, तो 9 और 19 का एचसीएफ में अगर शेष बच जाए तो इसका यानी जिससे भाग दिए और शेष दोनों का अगर एचसीएफ निकाल देंगे तो वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, किसको, अगर शेष बचा तो शेष को और भाजक को। तो यहाँ सी और डी में कह रहा है कि सी क्या बड़ा, यानी सी को भाग देंगे डी से, छोटा नहीं देते, मतलब बड़ा, मतलब छोटा से बड़ा को देते, छोटा ही हुआ, और शेष नहीं है, मतलब शेष क्या है, बचा हुआ है, तो डी और आर बचा, शेष क्या आर है, तो डी और आर का जो एचसीएफ होगा वही हमारा एक आंसर हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर ऐसे लिखाएगा, एचसीएफ ऑफ डी कॉमा आर, ये पहला ऑप्शन है, टिक मार दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं, आप लोग बस समझते रहिए और अपने से बनाते रहिए। अब चलिए एक क्वेश्चन है, √18 का परमेयीकरण गुणांक क्या है, ये क्वेश्चन पूछ दिया है। देखिए √18 का परमेयीकरण गुणांक क्या है, इससे सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। 18 है तो रूट में से कैसे निकालते हैं, इसको 2 से लगाएंगे, 9 दूनी 18 और 3 तिया 9, यानी किसमें इसको लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 3, क्योंकि इसको जब अलग अलग करेंगे यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे या फैक्टराइजेशन जो भी कहिए, तो जब भी इसको करेंगे कुछ भी कर सकते हैं आप। तो इसमें देखिए, तो इसका जोड़ा लग रहा है, रूट में जोड़ा वाला बाहर निकल जाता है, एगो इसका जोड़ा लग रहा है तो एगो तो निकल गया, लेकिन 2 का क्या है, जोड़ा नहीं है, तो ये बेचारा अंदर में रहेगा, यानी √2 रह गया। आप बताइए, ये तो परमेय निकल गया, परमेयीकरण की ये निकल गया, लेकिन 2 क्या, √2 बच गया, तो यही इसका गुणांक हो गया, किसका, परमेयीकरण का। हमारा आंसर क्या होगा, √2। आप निकाल लीजिएगा, कोई रूट में देगा, कहेगा इसका परमेयीकरण गुणांक क्या, उसको सॉल्व कीजिएगा, रूट में जो बच जाएगा वही होगा परमेयीकरण गुणांक, क्योंकि और तो सब परमेयीकरण मतलब हो गया, क्या हुआ, इसका परमेयीकरण होने पर परमेय जो संख्या होगा वो निकल गया, और जो बच गया वो क्या होगा, अपरमेय संख्या होगा। तो इसलिए पीछा में जो, जैसे कभी कभी आपको 3x रहेगा लिखा वाला, कहेगा x का गुणांक क्या है, पीछे वाला होता है, उसको छोड़ के जितना बचेगा सब क्या होगा, गुणांक होगा। इसलिए 3 √2 था, तो 3 √2 में 3 का गुणांक क्या है, √2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अपरमेय संख्या को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है कि नहीं, नहीं कर सकते, अपरमेय नहीं, परमेय को करते, ठीक है, नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य को पहचाने। ध्यान दीजिएगा, असत्य को जब भी इस टाइप के क्वेश्चन देगा कि असत्य को पहचान, इसका मतलब क्या है कि 4 ऑप्शन में से 3 गो सत्य होगा, एगो क्या होगा, असत्य होगा। देखिए क्वेश्चन आपको मतलब बोल रहे हैं, ध्यान समझिएगा। पहला ऑप्शन है, एक परमेय संख्या और अपरमेय संख्याओं का गुणनफल अपरमेय संख्या होता है। सही बात कह रहा है कि गलती कैसे मतलब होगा, ये के मतलब क्या होगा, सही होगा, यानी कह रहा है कि एगो परमेय लीजिए, वो अपरमेय लीजिए, दोनों को जब गुना कीजिएगा तो अपरमेय होगा, सही कह रहा है, ये मतलब आंसर नहीं होगा। अगला है, सभी परमेय संख्याओं का उल्टा अपरमेय संख्या होता है, यही बात गलती कह रहा है। अरे भाई, परमेय संख्या का उल्टा अपरमेय कैसे होगा, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, इसका 2/3 क्या अपरमेय होगा, ये गलत कर रहा है। इसी ऑप्शन में ऑप्शन हमारा यही होगा। 4 ऑप्शन में जब भी आपको ऑप्शन मिल गया तुरंत मतलब उसी को टिक मारी, आगे क्या देखना है। 3 को अगर मान लिया 3 को गलती मिल गया, एगो होगा पक्का वो सही होगा, आराम से मार दीजिए, ठीक है। आज जब उससे पहले अगर मिल गया तो और अच्छा है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, बता, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांक को निम्न रूप में परिकलित करने का तकनीक क्या है। लॉसो दिया है, मोसो दिया है, भागफल दिया है, शेषफल दिया है, तो डायरेक्ट होगा मोसो। यानी कि यहाँ पर जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को 2 पूर्णांकों को हम किस लिए यूज करते हैं, मतलब क्या निकालने के लिए, मोसो निकालने के लिए,
ठीक है। तो मुनाफा निकालने के लिए अब मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जितना भी आप लोगों के पास कोई सेट होगा, बुक होगा या गाइड होगा, आप बना के देखिए। इसमें अगर दिक्कत होगा तुमको कहिएगा, एक भी क्वेश्चन दिक्कत नहीं होगा, वादा है। इतना न कोर्स अगर मेरे वीडियो को थोड़ा बड़ा हो गया दोस्तों तो क्या दिक्कत है, बड़ा होगा तो मैथ्स ज्यादा नॉलेज रहेगा तब एक भी ऑब्जेक्टिव आपको नहीं छूटेगा। इसी तरह से और भी चैप्टर में आपको बताएंगे और एक भी चैप्टर नहीं छूटेगा। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे वीडियो देखिए और उसे लाइक कीजिए और अधिक लोगों से आप शेयर करिए, जिससे हमारा हौसला यूं ही मतलब बने रहे और आप लोगों के लिए हम हमेशा वीडियो बनाते रहें। और भी कंटेंट है और भी सब्जेक्ट है, जब भी आप लोग का जो होगा ऑर्डर उसी हिसाब से हम लोग तैयार करके आते रहेंगे। लेकिन आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि जहां तक हो सके वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि किसी दूसरे मतलब व्यक्ति भी इससे जुड़ जाए और फायदा उनको मिल सके। धन्यवाद।